हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो आप बोलेंगे कि ये जो सर बल्ब जल रहा है या जो ये फ़ैन चल रहा है या हमारा फ्रिज, एसी, जो भी ये सब सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ये चलते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हैं। हाँ, ये भी सच है कि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत ही वास्ट एक फील्ड है जिसको कि हम एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको कई पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे और इनफैक्ट अलग अलग बुक्स में क्या कहते हैं, इसको अलग अलग भाग में तोड़ करके इसको बताया गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ और फिनोमेना है, जैसे कि हम आँख से अपने देख पा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम अपनी आँखों से देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो हमारे ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही पहुंचता है, राइट। और भी, जैसे मैं इस बोर्ड पर कुछ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बोर्ड पर जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारे हाथ में लिखा हुआ है इसको, और हमारे हाथ को जो सिग्नल मिला हुआ है उसको ब्रेन ने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हमें बताया है, ठीक है। और इवन हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है, ठीक है। और तमाम चीज़ें एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। के बाद चलो समझ लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। अच्छा, चार्ज को समझने से पहले हमें एक थियरी समझनी होगी, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी जब आप समझ लेंगे तो आपको चार्ज को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी की तरफ। मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थियरी क्या है, इसमें बताया गया है कि एटम जो होता है हमारा, एटम, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, एटम किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो एटम के बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। फिर उसके बाद हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इस पर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और इसका मास कितना होता है, मास होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ओके। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, लेकिन इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मास इक्वल टू जितना प्रोटॉन का मास है, यानी कि 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनको जान लेंगे तो हमें चार्ज के बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे काफ़ी आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। अच्छा, एक ख़ास बात और है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों बराबर होते हैं किसी भी एटम में। तो उस कंडीशन में एटम कहा जाता है कि न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में इक्वल क्वांटिटी में होंगे, ठीक है। इसलिए उनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास चार्ज नहीं होता, किसी एटम के पास चार्ज तो होता है, लेकिन जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। और अगर किसी भी एटम को चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बैलेंस को हमें डिसबैलेंस करना है। यानी मान लो कोई एटम है जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन है और
10 प्रोटॉन है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ला करके बाहर से दे दिया, तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन अभी कितने बचे, 10, ठीक है। अब इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, अभी 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पर नेट चार्ज आया है, यानी नेट उसका चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह हमारा एटम क्या होता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक इसका उल्टा, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाता है, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले लिया गया। अब प्रोटॉनों का नंबर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, यानी प्लस चार्ज ज़्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज कम हो गया है। इस तरह उस एटम पे टोटल चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह हम किसी भी एटम को चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना या बाहर से अंदर ले आना किसी एटम के आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में करीब 1800 का डिफरेंस होता है। मतलब जो हमारा प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को ले आने में और ले जाने में आसानी रहती है, राइट। इसको ऐसे समझो कि ये कोई एटम है, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। मान लो इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज होता है इन पर, और 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन। अब इनको जोड़ो, 10 10 -10 +10, ये आ गया 0। इन पर नेट चार्ज 0 है। ध्यान देने वाली बात ये है, ये नहीं समझना चाहिए कि इस पर चार्ज ही नहीं, चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज नहीं है। तो जब नेट चार्ज 0 होगा तो कहा जाता है कि ये एटम क्या है, ये एटम न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या है, इक्वल अमाउंट में है, इक्वल नंबर में है, ठीक है। फिर अगर सेकेंड सिचुएशन में देखें तो अगर मान लो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी तरह से हमने इसको रब किया, इसको रब कर दिया, और फिर रब करने के बाद देखा कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया 11 और अभी भी प्रोटॉन कितना है, 10 प्रोटॉन है। अब देखो इन पर नेट चार्ज कितना आया, -1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये बॉडी हमारी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब कहेंगे कि एटम हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। और कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें अगर इसको हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है, इस एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर ले लो। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 9 इलेक्ट्रॉन, ये 10 थे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, +10 ही है, 10 प्रोटॉन है। तो ओवरऑल नेट चार्ज इस पर कितना आ जाएगा, +1 के, यानी ये हमारा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब कभी हम दो मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं तो होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन अगर हमारे हथेली पे चला गया, पाम पर, तो हमारा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ हमारे इस पेन से गया है तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और हाथ जहाँ पर रब किया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है तो हमारा हाथ निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर इन दोनों को ऐसे फिर से वापस टच करा दें तो वो क्या करेंगे, आपस में चार्ज को वापस से एक्सचेंज करके न्यूट्रल बन जाएंगे दोनों बॉडी। तो इस तरह अब हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज, अ बॉडी इज सेड टू बी charged if there is excess or deficiency of electron by share, राइट। तो किसी भी बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो चार्ज हो गया है अगर उससे इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चला गया है यानी कि कम हो गया हो, या बाहर से अंदर आया हो एटम पे यानी कि ज़्यादा हो गया हो, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी कि वो बॉडी चार्ज हो गई।
अच्छा, उसके बाद एक और ख़ास बात ये है कि मान लो दो बॉडी हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। इन दोनों बॉडी को अगर हम रब करें और मान लो इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी पर जाता है, इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी पे जाता है, तो इसका मास और इसका मास, क्या दोनों के मास में फ़र्क आता है? इसमें से कौन हैवी रहेगा, कौन कम हैवी हो जाएगा, या दोनों का अभी भी मास सेम रहेगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ए से गया है बी पर, यानी इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ क्या लेकर गया होगा? मास। तो जो यानी बी पर हमारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता जा रहा है, साथ साथ मास भी लाता जा रहा है, तो यहाँ से मास इलेक्ट्रॉन का कम हो करके बी पर जा कर के वो इकट्ठा हो जाएगा, और इस तरह बी का मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो एक चीज़ इससे ये भी क्लियर होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चार्ज है तो उसके साथ मास होगा ही, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मास है तो वो चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई मास है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो, लेकिन अगर कोई चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास तो मास होना ही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थंब रूल है। तो इस तरह हमने इसमें दो चीज़ें सीखी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से पहला तो मास में कमी या ज़्यादा हो जाता है, देखिए मास कम या ज़्यादा हो जाता है उस मटेरियल का जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, वहाँ पर मास उसका कम हो जाता है उस बॉडी का, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है उसका मास ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात ये पता चला कि अगर कोई चार्ज है तो ये पक्का है कि उसके पास मास होगा, लेकिन अगर कोई मास है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो। तो इसको लिख देना चाहिए, द बॉडी which acquires the electron gets its mass increased. Second चीज, charge without mass is not possible, while mass without charge is possible. तो फैराडे ने एक सीरीज बनाया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई इसमें अगर इन मटेरियल्स में से अगर किसी भी दो चीज़ों को रब किया जाएगा, मान लो हम वूल को रगड़ते हैं रबर से, ठीक है, तो इसमें कौन पॉजिटिव चार्ज बनेगा? जो इस सीरीज में ऊपर होगा, तो वूल बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हमारा रबर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। कोई और एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ग्लास को रब किया जाता है मेटल से, किसी मेटल से, ठीक है, तो किस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो अभी मैं बता चुका हूँ कि जो इस सीरीज में ऊपर होगा वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो इस सीरीज में चूँकि ग्लास ऊपर है तो ग्लास विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड मेटल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। मान लो ये छठा सातवां है, इन दोनों को आपस में रब करेंगे तो आप बताइए कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव? तो इस सीरीज में ऊपर कौन है? प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पर क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और सल्फर चूँकि सबसे नीचे है तो ये बन जाएगा हमारा निगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, उसके बाद अगर कोई बॉडी, हमें ये जानना है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो ये कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप। तो अब हम चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, और ये भी पता कर सकते हैं कि जो बॉडी चार्ज है उस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस which tells the presence of charge on any object or body। ठीक है,
अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सन, राइट। अच्छा, अब ये इसको बनाते कैसे हैं? इसमें देखो होता है एक मेटालिक डिस्क होता है ऐसे, ये क्या है? मेटालिक डिस्क, ठीक है। इस मेटालिक डिस्क से एक रॉड ऐसे आई होती है जिसे बोलते हैं मेटालिक रॉड, ठीक है। और इसके नीचे दो लीफ पतली पतली पत्तियां लगी होती हैं, बहुत ही मुलायम और बहुत पतली, इतनी पतली होती हैं कि आप इसको इतनी पतली होती है कि आप इसको महसूस कैसे कर सकते हैं? जैसा आपने देखा होगा कि मिठाइयों पर वो जो वर्क होता है चांदी का, सिल्वर का, उतनी पतली पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है। पहले शुरू में क्योंकि गोल्ड यूज हुआ था, इसीलिए इसका नाम कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। हालांकि अब सिल्वर फॉयल भी या एल्युमिनियम के पतले जो चादर होते हैं, पतली शीट्स होती हैं एकदम, जैसे बताया मैंने कि मिठाई पर जो वर्क होता है, ठीक है, उतना पतला ये लीफ होता है, इसको बोलते हैं लीफ, राइट। अच्छा, ये क्योंकि इतना पतला है तो इसलिए हवा से डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम? एक ग्लास के बॉटल में इसको हम क्या करेंगे? कवर कर देते हैं ताकि इस पर हवा का कोई असर ना पड़े। अब ये देखो हमने क्या किया, इसमें एक ग्लास में इसको कवर कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई बॉडी है ए, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने क्या किया? इससे टच कराया, तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेटेलिक डिस्क से होते हुए, मेटेलिक रॉड से होते हुए क्या होगा? ये ऐसे पत्तियों पर क्या होगा? फैल जाएगा। अब चूँकि पत्ती का ये पहला साइड और दूसरा साइड दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो क्या होगा? और ज़्यादा फैल जाएगा। क्या होगा? ये फैल जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे पत्तियाँ फैल जाएंगी, तो हमें ये समझ में आ गई पहली बात कि ये बॉडी चार्ज है, जो कि हमें पहले पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये हमने करके इसको हटा लिया। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आया है ए बी। अब हमें ये नहीं पता है कि बी पर चार्ज कैसा है, प्लस है या माइनस है, या इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इस बी को यहाँ पर टच कराते हैं, ठीक है, और ये पत्तियाँ और चौड़ी हो जाती हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? इस पर कौन सा चार्ज रहा होगा? इस पर प्लस चार्ज ही रहा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से प्लस चार्ज इस लीफ को और मिल गए, और यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी थी वो और ज़्यादा हो गई, तो पत्तियाँ और फैल गई। अच्छा, अगर इस बी बॉडी को लाए होते, अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ होता तो क्या होता? तो ये जो पत्तियाँ हैं वो फैलती नहीं, बट क्या होती? ये और क्या होती? ये चार्ज माइनस आते और इस प्लस चार्ज को क्या करते? कम कर देते या न्यूट्रल कर देते। कम करते तो हो सकता था कि ये पत्तियाँ जो इतनी फैली हुई हैं थोड़ा सा और कम फैलती, या हो सकता था कि ये वापस अपने पुराने पोजीशन पर आ जाती, यानी कि डिस्चार्ज हो जाती, ठीक है। इस तरह हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, और चार्ज भी है तो उसका नेचर कैसा है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को आराम से फ्लो होने देता है, ठीक है। कंडक्टर्स आर द मटेरियल which allow charge to flow easily। इसके एग्जांपल्स में क्या है? मेटल्स जितने भी हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, उसके साथ एनिमल बॉडी, टैप वाटर, गोल्ड, जितने भी एसिड्स हैं या बेसेस हैं, जितने भी एसिड्स हैं और बेसेस, यानी कि जितने भी
एसिड्स, अल्कलीज, ये सारे किस में आते हैं? कंडक्टर में आते हैं, राइट। तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि चार्ज को अपने अंदर बहुत ही आराम से फ्लो होने देता है। फिर उसके बाद इंसुलेटर, ठीक इसी का उल्टा। इंसुलेटर क्या होता है? ठीक इसी का उल्टा, जहाँ ये चार्ज को फ्लो होने देता था आराम से, वहीं उतना ही कठिनाई से ये फ्लो नहीं होने देता। तो इंसुलेटर आर मटेरियल which does not allow charge to flow easily. इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स आपका वुड, रबर, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। इसके साथ साथ इंसुलेटर और कंडक्टर में जो मेजर डिफरेंस होता है कि अगर कोई हमारा ये एक मटेरियल लिया हमने कंडक्टर, कंडक्टर पर जब चार्ज ला कर ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये चार्ज क्या होता है? पूरे बॉडी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। जैसे अगर कंडक्टर है, चार्ज को ला करके, ढेर सारे चार्ज को ला करके हमने यहाँ पर अगर छोड़ दिया इतने एरिया में, तो वो चार्ज क्या होगा? पूरा धीरे धीरे कंडक्टर की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। अगर ये कोई इंसुलेटर है और यहाँ पर हम ला के इसको लिख देते हैं नीचे इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर में हम चार्ज ला करके किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम छोड़ दें तो ये चार्ज पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जैसा कि कंडक्टर के केस में हुआ था। तो ये हमारा सबसे मेजर डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। फिर उसके बाद आओ देखते हैं हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए दो बेसिक मेथड हैं। एक तो हम कंडक्टर को टच करके यानी रब करके यानी कि टच करके इसको हम चार्ज कर सकते हैं, और एक तो हम इसको बिना टच किए हुए दूर से ही चार्ज कर सकते हैं। तो जब हम इसको टच करके चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, और जब हम इसको बिना टच किए हुए चार्ज करते हैं यानी थोड़ी दूरी पर रख करके चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। इसमें दो टाइप्स के हो गए, एक हमारा बाई कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, और दूसरा है इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। यहाँ नीचे हम लिख भी दे रहे हैं कि बाई टच, और इसको विथआउट टच, विथआउट टच, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंडक्शन मेथड यानी कि टच करके किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं फिर पहला चार्जिंग बाई कंडक्शन। पहला चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को, यानी ये एक चार्ज बॉडी है, हमने इसको रब किया होगा किसी मटेरियल से और ये इसको चार्ज बना दिया, मैंने इसको इस पर चार्ज ला दिया। फिर हम एक दूसरा कंडक्टर लेंगे जो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये आपका चार्ज्ड बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को
इस अनचार्ज बॉडी से टच कराएंगे। टच कराने के बाद क्या होगा कि ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये जो चार्ज हैं वो इसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले सेकंड फिगर बनाते हैं जिसमें कि ये हमारी अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी उसके कांटेक्ट में लाए, एक कांटेक्ट। अब ये चार्ज जो होंगे प्लस, सारे चार्ज जितने भी प्लस चार्ज हैं ये क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे और ये बॉडी में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी हमने अब इस अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी की सहायता से चार्ज कर दिया। इसके बाद आइए देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड ये कैसे काम करता है। तो हम क्या देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इसमें सबसे पहले क्या होता है, दो बॉडी ली जाती है, बॉल लिए जाते हैं सेम साइज के और ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होती है दोनों बॉडीज़। ठीक है, ये फिगर फर्स्ट हो गया। सेकेंड फिगर में हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में टच करा देंगे। ये आपस में टच हो गए, दिस इज फिगर 2। देन वी विल ब्रिंग सम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नियर टू दीज टू स्फीयर। हम इसके पास कोई चार्ज बॉडी लाएंगे। जब चार्ज बॉडी लाएंगे, मान लो कि हम कोई प्लस चार्ज बॉडी इन दोनों कंडक्टर्स के, इन दोनों बॉल्स के जो कि एक दूसरे से टच में है, ये वाला बॉडी इसके पास ले आया प्लस, तो होगा क्या कि इन दोनों कंडक्टर के जो निगेटिव चार्जेस हैं वो सब क्या होंगे, इस प्लस बॉडी की तरफ इस किनारे पर आके डिपॉजिट हो जाएंगे और जितने भी प्लस चार्ज होंगे इन दोनों कंडक्टर के वो इससे दूर दूसरे कॉर्नर पर यहाँ पर ऐसे क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को इसको वहीं पर रखते हुए, इसको वहीं पर रखना है, सिर्फ इस दूसरे वाली बॉडी को दूर ले जाना है। ठीक है, तो थर्ड केस में इसको सेम डिस्टेंस पर रखते हुए हमें सिर्फ इसको दूर करना है। इधर हमारा माइनस चार्ज आया हुआ है नेगेटिव, और इसको दूर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये ऐसे हो जाएगा। राइट, अब चौथे केस में क्या करना है, हमें ये अपना जो हमने चार्ज कंडक्टर लाया था ये वाला, इसको हटा लेंगे। इसको हटा लेंगे तो से चौथा केस क्या हो जाएगा, वी रिमूव दिस, देन वी विल गेट जैसे इसको हटाएंगे ये माइनस और ये प्लस, देखिए ये माइनस इस तरफ है इस बॉल में, इसी बॉल में ये माइनस इस तरफ है, लेकिन अब ये इधर आ जाएगा माइनस, और ये वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर चला जाएगा। ये रहा चौथा केस। पांचवें केस में इनको दूर दूर कर देंगे, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंडक्टर में चार्ज क्या होते हैं, पूरी तरह पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो होगा क्या, इन दोनों को हम दूर दूर ले गए, दूर दूर ले गए, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक उसी तरह पॉजिटिव चार्ज भी इसमें पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये रहा हमारा फिगर नंबर 5। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। हमने दूर से ही एक बॉडी को क्या किया, चार्ज कर दिया। देखिए ये दोनों बॉडी शुरू में अनचार्ज थी, लास्ट में ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई। तो इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि बिना टच किए हुए। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आइए एक बार फिर से जान लेते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स का होता है। तो चार्ज दो टाइप्स का होता है, एक प्लस चार्ज और एक
माइनस चार्ज, ठीक है। और अगर प्लस और प्लस चार्ज रखा हुआ है एक दूसरे के पास में, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी प्लस प्लस चार्ज है तो ये होगा रिपल्सन फोर्स काम करेगा इस पर। अगर माइनस माइनस है तो भी क्या काम करेगा, रिपल्सन। और अगर प्लस, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या है, अट्रैक्शन काम करेगा। इन दोनों के बीच में क्या करेगा, अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपेल करेंगे, माइनस माइनस है तो भी रिपेल करेंगे, और प्लस माइनस है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये आपका रिपल्सन है, ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल है जो कि हम पढ़ चुके हैं या जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो 3 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, पहले नंबर पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, और तीसरा है चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहले नंबर पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को टुकड़ों में दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को टुकड़ा करके दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं दिया जा सकता, यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। तो इसकी डिफिनीशन देख लें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिफिनीशन है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज to be transferred to other object या material if integral multiple of charge on one electron, ठीक है। मतलब किसी भी ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए से बी पर अगर हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है, या यूँ कहे सिंपल कोई एक ऑब्जेक्ट ही ले लो, ये ए, इसको अगर हमें चार्ज देना है तो इसको या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या 100 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या n इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसे शुरू करते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
तो अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो कितना चार्ज होगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, राइट। तो हम इस तरह देख पा रहे हैं कि ये 16 का एक टेबल बन गया है, 16, 32, 48, ऐसे ही चलेगा। अगर बात की जाए कि अगर हम किसी बॉडी को, ऐसे एग्जांपल ले लो कि हमें देना है 3 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज देना है, तो क्या हम दे पाएंगे? तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ट्रांसफ़र होगा। 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ट्रांसफ़र होगा। 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र होगा। क्या ये 3 कहीं बीच में आता है? तो आंसर है नहीं। तो ये इसलिए इतना चार्ज देना किसी बॉडी को या ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। यही तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है, राइट। ओके, तो इस तरह अगर n इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली n लिखेंगे इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया, और इसको हम डिनोट करते हैं E से, Ne, और ये Q हो गया टोटल चार्ज, ठीक है। यानी फार्मूला हमारा क्या बना, Q इक्वल टू N इंटू E। अगर वो प्रोटॉन है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लेंगे, राइट। तो ये हमारा रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक तरह से और समझ सकते हैं इसको, जैसे आपके बाहर सब्जी बेचने आया है और उसने कहा कि भाई आलू हम सिर्फ 1 किलो के मल्टीपल में ही देंगे, तो आप कहेंगे मुझे 1.5 किलो दो, तो बोलेगा नहीं भाई, मेरा नियम है कि मैं या तो 1 किलो दूंगा, या 2 किलो दूंगा, या 3 किलो दूंगा, या 100 किलो दूंगा, या 500 किलो दूंगा, लेकिन 2.5 किलो नहीं दूंगा, 3.5 किलो नहीं दूंगा, 150 किलो नहीं दूंगा, 550 किलो नहीं दूंगा। तो ये उसका रूल है। तो इसका भी यही रूल है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है तो मिनिमम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर इससे ये मिनिमम चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज किसी भी और पार्टिकल पे मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, क्वार्क्स आया हुआ है, लेकिन अभी वो उसके बारे में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन हमारा इंडिपेंडेंट होकर के, आज़ाद होकर के काम करता है। फिर इस फार्मूले को एक बार फिर से समझते हैं कि ये Q इक्वल टू N इंटू E है। Q हमारा क्या है, टोटल चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, यानी कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डैश n तक, ठीक है। यानी ये एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि होल वैल्यू है, होल नंबर है, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कोई भी होल नंबर या कंप्लीट नंबर हो सकता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सेकंड क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। इसका डिफिनेशन होगा द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी or isolated system is equal to algebraic sum of the charges present at various
पार्ट ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम, बॉडी और सिस्टम। ठीक है, तो मतलब अगर कोई बॉडी है या आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ये इस बाउंड्री के अंदर कोई आ नहीं सकता है, ना इस बाउंड्री के बाहर कोई जा सकता है, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो अलग अलग चार्ज के अलजेब्रिक सम के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, अलजेब्रिक सम के एडिशन के बराबर होगा, राइट। मान लो कि इसके इस पार्ट में +3 कूलाम चार्ज है, यहाँ पर -4 कूलाम चार्ज है, इस पार्ट में इसका +5 कूलाम चार्ज है और यहाँ पर -1 कूलाम का चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि इन चार्जेस को हमें साइन के साथ लेकर के जोड़ना है। यही अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि चार्ज अगर प्लस होगा तो उसका साइन प्लस लिखेंगे और चार्ज अगर माइनस है तो उसका साइन माइनस लिखेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी वो क्या हो जाएगा? सिंपली आपको यहाँ से शुरू करते हैं, +3 कूलाम। ठीक है, ये क्या है? -4, ये +3 कूलाम हो गया, प्लस -4 कूलाम, साइन लेके चल रहे हैं। तीसरा वाले में क्या है? ब्रैकेट में +5 कूलाम, फिर प्लस ब्रैकेट में -1 कूलाम, -1 कूलाम। तो सिंपली इसको जोड़ देंगे तो ये 3 है, -4, ये हो गया -1 कूलाम, और ये 5 है, -1 है, ये आ गया +4। तो कुल मिला के आ गया ये 3 कूलाम चार्ज। जो टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q = 3 कूलाम। यही हमारा मतलब होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम लोग चार्जेस को आराम से अलजेब्रिकली जोड़ पा रहे हैं। अगर ये वेक्टर होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant, always remains constant। इसका क्या मतलब है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर कोई हो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री के अंदर न कुछ आने पाए, न इस बाउंड्री से कुछ बाहर जाने पाए। ठीक है, यानी दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर, चाहे वो चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, न रखा हो। इस कंडक्टर के पास, जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके पास कोई दूसरा चार्ज या अनचार्ज कंडक्टर न रखा हो। यही आइसोलेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। जैसे मान लो कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में या इस मटेरियल में यहाँ पर 5 कूलाम चार्ज है, यहाँ 3 कूलाम चार्ज है, यहाँ 7 कूलाम चार्ज है और यहाँ पर 2 कूलाम चार्ज है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस सिस्टम को मूव करा दिया, ऐसे पकड़ के खूब मूव करा दिया। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर आ गया इसकी जगह पर +3 कूलाम, यहाँ पर आ गया -2 कूलाम, यहाँ पर आ गया +4 कूलाम। तो आप चौथे प्लेस पे कितना चार्ज आएगा बता सकते हैं? तो
क्योंकि यही तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि उतना ही रहता है, कुछ भी कर दो उस सिस्टम में, ठीक है, चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो इसका चार्ज निकाल लें, ठीक है, बिफोर रबिंग या बिफोर एक्शन और चार्ज आफ्टर एक्शन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका कितना था, -5 + 3 + 7 + 2, ठीक है, ये कितना आया, -5, 7 3 10 तो 12, 12 में से 5 गए, 7 हो गया ये। इधर देख लेते हैं कितना है, +3 -2 +4, इसको x मान लो, +x, ठीक है, तो ये 7 हो गया। ये कितना हो गया, 3 में से 2 गए 1 और 4 1 5, यानी 5 + x, यहाँ से x निकाल सकते हैं, 7 - 5, यानी कि x कितना आ गया, +2 कूलाम। यानी जो ये अननोन चार्ज है ये कितने का था, +2 कूलाम। और ये हम कैसे निकाल पाए, इसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मेथड से, क्योंकि चार्ज हमारा कंजर्व्ड है, चाहे सिस्टम में कुछ भी कर दें, टोटल चार्ज क्या कहते हैं उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चार्ज तो हमेशा वो किसी भी सिस्टम का उतना ही बना रहता है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें सिल्क, ये सिल्क है और ये हमारा ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। अभी तक हमने इस सिस्टम में रखे हुए सिल्क और ग्लास को कुछ नहीं किया है, तो इस पर अभी चार्ज कितना है, 0, इस पर भी कितना है चार्ज, 0। मान लो हमने इसको आपस में रब कर दिया, ठीक है, आपस में रब कर दिया और ग्लास के पास कैसा चार्ज आ गया, +20 चार्ज आ गया। तो और तो अगर इस पर अगर +20 चार्ज आया है तो हम इसके पहले बता चुके हैं, यहाँ पर सिल्क पर कितना आएगा, -20 चार्ज आ जाएगा, राइट। तो अभी देखो इन सब का टोटल करो, रब करने के बाद भी टोटल कितना है, अभी भी 0 है, और रब करने से पहले भी टोटल कितना था, 0, रब करने के बाद टोटल 0, ठीक है, यानी सिस्टम का चार्ज अभी भी कंजर्व है। यानी हमने इन दोनों को रब करके सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है। सिल्क पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे, जब हमने सिल्क और ग्लास को रब किया होगा तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आए, तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये हमारा सिल्क नेगेटिव चार्ज हो गया, और क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने गेन किया होगा, तो ये +20 हो गया चार्ज, ये -20 चार्ज हो गया, ऐड कर देंगे 0 आ गया। तो बिफोर रबिंग चार्ज 0 था, आफ्टर रबिंग चार्ज 0 है। यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है। इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, जब हमारा यूरेनियम का एटम ट्रांसफॉर्म होता है थोरियम में, तो उसके साथ साथ एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म होने से पहले कितना था, 92। जब ये यूरेनियम ट्रांसफॉर्म हुआ थोरियम में, तब इसका इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ 90 है, लेकिन साथ ही साथ एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट हुआ है, उसके साथ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये हमारा 92 था बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी कितना हुआ, 90 + 2, दैट इज़ दोनों सेम है। यानी कि जो हमारा चार्ज है वो कंजर्व है, यानी न तो हम चार्ज कुछ क्रिएट कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है।